एक बूढ़े आदमी ने अपनी पकड़ी हुई शार्क को काटा और उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने मुड़कर देखा और एक बहुत ही अजीब चीज हुई। जिस शार्क के सारे अंदरूनी अंग निकाले जा चुके थे वो अचानक जिंदा हो गई। वो टेबल पर पड़ी पड़ी जोर से फड़फड़ाने लगी। बूढ़ा डैन अपने सामने हो रही इस अजीब घटना को देखकर पूरी तरह हैरान था। 30 साल से शार्क पकड़ने वाले ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। उसने तुरंत अपने बेटे सैम को बुलाया। सैम, जो कि कस्बे का शेरिफ था, उसने उस मरी हुई मछली को फड़फड़ाते देखा तो वो भी बुरी तरह डर गया। लेकिन ये माना जाता है कि ऐसी अजीब चीजें आग से डरती है, इसलिए सैम ने उन पर पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने का फैसला किया। पर जैसे ही वो ऐसा करने वाला था, उसने देखा कि उसकी पुलिस कार की डिक्की लगातार हिल रही है। उसके अंदर एक पागल कुत्ता था जिसे सैम ने अभी अभी गोली मारी थी। सैम ने बड़ी ही सावधानी से डिक्की खोली और ये क्या, वो पागल कुत्ता जिंदा हो चुका था और अपने दांत दिखाते हुए सीधा सैम पर झपट पड़ा। अच्छी बात यह थी कि सैम पहले से तैयार था और उसने तुरंत गोली चला दी। बूढ़ा डैन, जिसने 30 सालों तक शार्क मारी थी, वो भी काफी सख्त था। उसने उस मरी हुई मछली और कुत्ते की लाश को एक ड्रम में डाला और उन्हें जला दिया। इसके बाद जैसे ही सैम अपनी पेट्रोलिंग पर वापस जाने वाला था, उसे पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया। पता चला कि उसके 2 नालायक बेटों ने फिर से कोई पंगा कर लिया था। इस वक्त वो दोनों लॉकअप में बंद थे और उनके साथ एक और कैदी जमीन पर पड़ा, खून उगल रहा था। अपने पिता को आता देख दोनों बेवकूफ बेटों ने तुरंत सफाई दी कि उसे उन्होंने नहीं मारा है। लेकिन जैसे ही एक पुलिस वाला उस आदमी को देखने गया, वो आदमी अचानक जमीन से उठा और पागलों की तरह पास खड़े पुलिस वाले पर झपट पड़ा। सैम ने तुरंत आगे बढ़कर उस आदमी को पीछे खींचा, लेकिन वो आदमी अब म्यूटेंट हो चुका था और बहुत खूंखार हो गया था। इसी हाथापाई में उसने सैम के बड़े बेटे माइक को काट लिया। उस पुलिस वाले की छाती पर भी काटने के निशान थे। ये देखकर सैम को मजबूरी में एक डंडा उठाना पड़ा और उसने उस आदमी को जोर से मारा। आखिरकार उन सबकी मदद से उस आदमी को काबू करके दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया गया। शायद उन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें लगा कि वो आदमी बस कोई पागल है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। सैम की पत्नी एना ने जब अपने बेटे को घायल देखा तो वो तुरंत उसे लेकर उस अस्पताल गई जहां वो काम करती थी, लेकिन वहां पहले से ही बहुत भीड़ थी और ज्यादातर मरीजों को किसी ने काटा हुआ था। हेड नर्स को तो वार्ड से एक इमरजेंसी कॉल भी आया कि वहां एक मरीज अचानक पागल हो गया है और अस्पताल के स्टाफ को काट रहा है। शहर के लोगों को अभी तक इस बात की भनक भी नहीं थी कि एक भयानक ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैलना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ सैम को भी एक पुलिस कॉल आई। कॉल करने वाले आदमी ने बताया कि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद से ही बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। जब सैम भागकर ऊपर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पसीने छूट गए। वो औरत अपने ही पैदा किए हुए बच्चे को खा रही थी। सैम को अपने सामने देखकर वो औरत तुरंत पागलों की तरह उस पर झपटी और उसे जमीन पर गिरा दिया। हाथापाई के दौरान सैम की बाह पर उस औरत ने काट लिया। सैम ने जोर से लात मारकर उसे दूर फेंका और तेजी से कमरे के बाहर भागकर अपनी कार में आ गया। जैसे ही वो अपने जख्म पर पट्टी बांधने लगा, वो ज़ॉम्बी औरत भी कमरे से उसका पीछा करते हुए बाहर आ गई। जिस आदमी ने पुलिस को कॉल किया था वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही ज़ॉम्बी ने उसे गिरा दिया और बुरी तरह नोचने लगी। सैम ने अपनी राइफल में गोलियां भरी और तब जाकर उस ज़ॉम्बी का काम तमाम किया। सैम उस आदमी को लेकर अपनी पत्नी के अस्पताल जा ही रहा था कि रास्ते में उसे अपनी पत्नी का एक वॉइस मैसेज मिला और ठीक उसी वक्त सैम ने रास्ते में एक एम्बुलेंस देखी। एम्बुलेंस के ड्राइवर को बुरी तरह से काटकर मार दिया गया था। तभी कार के अंदर से एक परछाई बाहर निकल कर आई। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी एना थी। उसने बिना कुछ बोले सीधा सैम के हाथ से बंदूक छीन ली और फिर एक ही गोली में उस उठने की कोशिश कर रहे ड्राइवर को ढेर कर दिया। एना कार में बंद माइक को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक से माइक के पीछे एक ज़ॉम्बी आ गया। मुझे छोड़ो, माइक ने लात मारकर उस ज़ॉम्बी को बाहर धकेल दिया, पर बदकिस्मती से वो ज़ॉम्बी सीधा सैम के ऊपर जा गिरा। सैम अभी अपनी गिरी हुई बंदूक ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक हाथ में टेजर गन लिए एक आदमी वहां पहुंचा। वो सैम का पिता डैन था, जो कुछ लोगों को मदद के लिए लाया था। उन सबने मिलकर ज़ॉम्बी को मारा और फिर से पेट्रोल छिड़ककर उसे जलाकर राख कर दिया। इसके बाद कहानी सीधा 6 महीने आगे बढ़ती है। अब तक पूरी दुनिया पर ज़ॉम्बीज का कब्जा हो चुका था। कायदे से देखा जाए तो सैम और उसके बेटे माइक दोनों को ही ज़ॉम्बीज ने काटा था, तो उन्हें भी बहुत जल्दी म्यूटेंट बन जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि इसका उनके रेड इंडियन मूल के होने से कोई लेना देना है। जैसे माहौल में रहते हैं वैसा ही शरीर ढल जाता है। जो भी रेड इंडियंस थे उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी किसी भी नस्ल के लोगों में इस वायरस से लड़ने की ताकत नहीं थी। पूरे अमेरिकी महाद्वीप के सारे गोरे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। दरअसल यहाँ डायरेक्टर जेफ बार्नबी ने अमेरिका पर एक गहरा तंज कसा है। सदियों पहले जब अमेरिका में कॉलोनियां बननी शुरू हुई थी, तब उन्होंने युद्ध, बीमारियों और कई तरीकों से रेड इंडियंस का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था। इससे उनकी आबादी लाखों से घटकर बस कुछ हजारों में रह गई थी। उन्होंने उनकी जमीनों पर बेरहमी से कब्जा किया और उनकी संस्कृति को खत्म कर दिया। जो रेड इंडियंस उस युद्ध में किसी तरह बच गए थे, उन्हें भी जानवरों की तरह कैद कर लिया गया था। जो लोग कभी अमेरिका के असली मालिक हुआ करते थे, वो आज जानवरों की तरह बिना किसी आजादी के जी रहे हैं। अजीब बात तो यह है कि इन गोरे लोगों ने यहाँ अपने पैर इसलिए जमा पाए क्योंकि उन्हें यहाँ के रेड इंडियंस ने ही मदद की थी, पर इसके बदले में उन्होंने बड़ी बेरहमी से अपने ही मददगारों का खून बहाया। और बेशर्मी की हद तो ये थी कि वो दुनिया से कहते थे कि एक मरा हुआ रेड इंडियन ही एक अच्छा रेड इंडियन होता है। तो देखा जाए तो अमेरिकियों की वो लुटेरी फितरत हमेशा से ही मौजूद रही है। यहाँ पर बाहर से आए गोरे लोगों का ज़ॉम्बी बनना उनके कर्मों की सजा है। हो सकता है कि शुरुआत में जो शार्क ज़ॉम्बी बनी थी वो इसलिए हुआ हो क्योंकि प्रकृति को भी ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने रेड इंडियंस की मदद करने की ठानी। सैम और बाकी रेड इंडियंस के नेतृत्व में उन लोगों ने शहर में एक सुरक्षित कैंप बना लिया था। उस कैंप को चारों तरफ से ऊंची दीवारों से सुरक्षित किया गया था। अंदर जाने का जो इकलौता पुल था, वहां भी भारी पहरेदारी थी। पुल के बिल्कुल आखिर में एक बड़ी सी मीट ग्राइंडर मशीन लगी हुई थी। आप कह सकते हैं कि वहां की सुरक्षा एकदम अभेद्य थी। लेकिन उसी दिन माइक, जो बाहर राशन का सामान ढूंढने गया था, वो लौटते वक्त अपने साथ 3 गोरे लोगों को बचा कर ले आया। गौर करने वाली बात यह थी कि उनमें से एक आदमी की गोद में जो बच्ची थी वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसने सबको बताया कि बच्ची को बस थोड़ी सी ठंड लग गई है, लेकिन माइक का छोटा भाई कार्ल उनकी बातों में नहीं आया। उसने
उसने उस बच्ची का कंबल हटाकर देखा और उसे बच्ची की गर्दन पर काटने का एक निशान दिख गया। उस आदमी को जब लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई तो वो वहां से भागने लगा, पर कार्ल का गुस्सा बहुत तेज था। उसने एक ही डंडे में उस आदमी को नीचे गिरा दिया। माइक उसे बीच बचाव करने के लिए आगे आया, पर गुस्से में भरे कार्ल ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उसने माइक पर उंगली उठाते हुए कहा कि उसे दूसरों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है और वो इस कैंप का इंस्पेक्टर बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। जिन गोरे लोगों में इम्यूनिटी नहीं है, अगर वो संक्रमित हो गए तो उनकी मौत पक्की है। कार्ल ने उस आदमी के हाथ में एक चाकू पकड़ा दिया। अपनी बेटी को मारने के बाद माइक से ये सब नहीं देखा गया और उसने गुस्से में जॉन को एक मुक्का मार दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो जाएगी। तभी उनके पिता सैम वहां आ गए। पूरी बात जानने के बाद सैम ने बचे हुए 2 लोगों को पनाह देने का फैसला किया। और रही बात उस संक्रमित लड़की की, तो सैम ने उसे मौत देकर उसकी तकलीफ खत्म कर दी। सबका ध्यान उस संक्रमित लड़की पर था, लेकिन उन्होंने उस दूसरी औरत पर ध्यान ही नहीं दिया जो उनके साथ आई थी। उसके पेट पर काले घाव थे, जिसका मतलब था कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा है। अगर बेस में कोई तजुर्बेकार इंस्पेक्टर होता तो वो उस औरत को अंदर आने ही नहीं देता और तब ये हादसा भी नहीं होता। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एक इंस्पेक्टर के पास तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। और गेम लाइफ आफ्टर में अब एक नया इंस्पेक्टर मोड आया है, जहां आपको सर्वाइवर्स के सामान और उनकी सेहत की जांच करनी होती है। आपको देखना होता है कि कहीं कोई संक्रमित तो नहीं है और फिर फिल्मों की तरह ही उन्हें बाहर निकालने या अंदर आने देने का कड़ा फैसला लेना होता है। अगर आप इस फिल्म के इंस्पेक्टर होते तो आपका फैसला इस कम्युनिटी की किस्मत तय करता। क्या फिल्म जैसा हादसा होता या सब लोग बच जाते? जिंदगी और मौत का ये फैसला अब आपके हाथों में है। उस नासमझ इंस्पेक्टर की वजह से जो हादसा हुआ, उसके कारण एक और आदमी अपनी बेटी की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने वॉशरूम में जाकर सुसाइड कर लिया। उस आदमी के शरीर में भी ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था और वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी बन गया। लेकिन खबर मिलते ही सैम ने उसे भी मार गिराया। ऐसे अनजान लोगों को कम्युनिटी में पनाह देने के अपने पिता के फैसले से जॉन बहुत नाखुश था। उसका मानना था कि इससे सब खतरे में पड़ जाएंगे। ये जगह सिर्फ रेड इंडियंस के लिए होनी चाहिए। हालांकि वो इस वायरस से सुरक्षित थे, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी उन्हें खा सकते थे। अगर वे गोरे लोग ज़ॉम्बी बन गए तो पूरी कम्युनिटी के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन सैम अपनी बात पर अड़ा रहा और दोनों में जमकर बहस हुई। जॉन बहुत गुस्से में था और वो शराब पीने चला गया। नशे की हालत में उसकी नजर उस नई आई औरत पर पड़ी। माइक अपने भाई को समझाने के लिए वहां आया था, लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा तो वो नई औरत ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो जॉन के दोस्त को खा रही थी। जॉन की जान तो बच गई, लेकिन उसे बहुत गहरा सदमा लगा। उसे लगा कि ये सब माइक की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने उन लोगों को यहाँ लाया था। इसलिए मौका देखकर जॉन ने माइक के पेट में चाकू घूम दिया और फिर उसने माइक को एक ज़ॉम्बी के साथ बार में बंद कर दिया। जल्द ही बार के अंदर से चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाजें आने लगी। जो लोग बाहर गए थे वो सैम और बाकी लोग भी कैंप लौट आए। जब उन्होंने गेट पर किसी को नहीं देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। वॉकी टॉकी पर जेन ने उन्हें अंदर का हाल बताया। हालांकि ये बहुत खतरनाक था, लेकिन जेन और बाकी लोगों को बचाने के लिए सैम और डैन ने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर लाशों का ढेर लगा था और हालात सोच से भी बदतर थे। दरवाजे पर मौजूद ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी का म्यूजिक फुल कर दिया और गेट खोल दिया। जैसे ही ज़ॉम्बीज ने आवाज सुनी वो सीधे गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर वे तेजी से बेसमेंट में गए और जेन और बाकी लोगों से मिले। अब इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं था कि किसकी गलती है। सबसे जरूरी काम था जल्द से जल्द यहाँ से निकलना। लेकिन कई लोगों को चोटें आई थी, इसलिए वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे थे। तभी मेन गेट भी उन खूंखार ज़ॉम्बीज को रोक नहीं पाया। गोलियों की आवाज सुनकर वे और तेजी से आ गए। डैन ने गाड़ी को पहले जाने के लिए कहा। इसी जल्दबाजी में कुछ लोग गाड़ी से नीचे गिर गए और अगले ही पल वो ज़ॉम्बीज का शिकार बन गए। इस अफरात फरी के बीच सैम कुछ बचे हुए लोगों को लेकर एक अंडरग्राउंड टनल में छिप गया, लेकिन ज़ॉम्बीज की गिनती बहुत ज्यादा थी और उन्होंने टनल का लकड़ी का दरवाजा भी तोड़ दिया। बाकी लोगों को बचाने के लिए सैम खुद ज़ॉम्बीज के सामने आ गया। हालांकि उसे ज़ॉम्बी वायरस का असर नहीं होता था, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उसे जिंदा चबा गए। आखिरकार सैम ने अपनी जान देकर बाकी लोगों को भागने का वक्त दे दिया। इस सुरक्षित सर्वाइवर कैंप को आखिर उन गोरे लोगों ने तबाह कर ही दिया। सैम का हाल भी इतिहास के उन रेड इंडियंस जैसा ही हुआ जिन्होंने बाहर वालों की मदद की और बदले में खुद बर्बाद हो गए। डैन गाड़ी लेकर जाने ही वाला था कि तभी उसे रेडियो पर जॉन का मैसेज मिला। जॉन ने एक औरत से कहलवाया कि चर्च में अभी भी कुछ सर्वाइवर्स फंसे हुए हैं। डैन जानता था कि ये जॉन की कोई चाल है, लेकिन फिर भी वो उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ा। सच कहें तो अपना सब कुछ खोने के बाद जॉन पूरी तरह से पागल हो चुका था। अब उसे सही गलत की कोई पहचान नहीं थी और इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो भी पागल हो जाता। सुबह हो चुकी थी और डैन अपने साथियों के साथ चर्च पहुंच गया। उस वक्त चर्च के अंदर जॉन और उसके आदमी पेट्रोल छिड़क रहे थे। वे उन सभी लोगों को जिंदा जलाना चाहते थे। जैसे ही एक आदमी ने आग लगाने की कोशिश की, डैन वहां पहुंच गया और उसने एक झटके में उस आदमी को मार गिराया। लेकिन वहां जॉन कहीं नजर नहीं आ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि बाहर माइक की पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है और बॉब उसकी रखवाली कर रहा है। तभी अचानक पीछे से किसी ने बॉब के पेट में चाकू मार दिया। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसी गायब जॉन ने किया था। जॉन का असली निशाना तो वो प्रेग्नेंट एना थी, क्योंकि वह भी उन गोरे लोगों को पनाह देने वालों में शामिल थी। जॉन की धमकी की वजह से जेन को अपनी बंदूक नीचे रखनी पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना बेटा ऐसा दरिंदा कैसे बन गया। तभी जॉन ने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली और अंदर से एक ज़ॉम्बी को छोड़ दिया। एना की जान खतरे में थी, लेकिन तभी माइक चर्च से वहां आ गया। उसने ज़ॉम्बी से अपनी पत्नी की जान तो बचा ली, लेकिन अफसोस ज़ॉम्बी एना की गर्दन पर काट चुका था। इस पागल जॉन को देखकर माइक का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उसे चाकू मार दिया। तभी डैन ने हवा में गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज वहां आ गए और इस तरह जॉन उन ज़ॉम्बीज का खाना बन गया। बाकी बचे लोग झील के किनारे पहुंचे। वे नाव से जाने की सोच रहे थे, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज का झुंड उनके पीछे आ गया। उन्हें भागने का वक्त देने के लिए डैन ने पीछे रुककर ज़ॉम्बीज को रोकने का फैसला किया। हालांकि डैन ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे। आखिर में वो भी उन ज़ॉम्बीज का शिकार हो गया। नाव पर मौजूद एना ने आखिर एक बच्चे को जन्म दे ही दिया, लेकिन
चूंकि वो एक गोरी औरत थी और उसमें वायरस से लड़ने की ताकत नहीं थी, तो ये पक्का करके कि बच्चा सुरक्षित है, एना ने माइक से उसे हमेशा के लिए खत्म करने को कहा। और इस तरह उस बड़ी सी कम्युनिटी में सिर्फ 2 लोग और एक बच्चा ही जिंदा बच पाए। अगर शुरुआत में माइक उन 3 लोगों को नहीं बचाता या वहां कोई तजुर्बेकार इंस्पेक्टर होता तो शायद कहानी का अंत कुछ और ही होता। इस पूरी कहानी को समझें तो डायरेक्टर ने एक ज़ॉम्बी फिल्म के जरिए रेड इंडियंस के नजरिए और गुलामी के इतिहास को दिखाने की कोशिश की है। इन डरावने और खूनी सीन्स के जरिए उन्होंने अमेरिकन की तुलना खून के प्यासे ज़ॉम्बी से की है, जिन्होंने बेरमी से रेड इंडियंस को मारा और उनकी जमीन और घर छीन लिए, उन्हें बेघर कर दिया, उनके कल्चर को मिटा दिया और उन्हें गुलाम बना लिया। ये अमेरिकन की असली सच्चाई को दिखाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।